ये बात क्या तो गलती मुझे भी किया पूछना है गोविंदा से, भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ कर चुके हो? आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सुनीता जी जब जब पॉडकास्ट देती हैं तब तब वो होती एक ही टाइप की पॉडकास्ट है। उसमें वही गोविंदा जी की बुराई, वही सब कुछ जो है पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको उसके अल्फाजों में इतनी हेरा फेरी मिल जाएगी कि आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। अब जैसे मुझे ना इन सारी पॉडकास्टों के बाद ये सब कुछ लग रहा है, और अभी जो उन्होंने रिवील किया है कि उनको कुछ काम मिले हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि कहीं ये जो गोविंदा को बदनाम करके, अब उसमें कितनी चीज़ें रियलिटी भी होगी। मैं सुनीता जी को टोटली 100% गलत नहीं कहूँगी कि वो गलत ही हैं, लेकिन उनका फ़ायदा ही हो रहा है। तो क्या ये दोनों की मिली भगत है? मतलब सोचो, इतनी ज़्यादा वो खुल के पॉडकास्ट देना शुरू कर गई। कभी उन्होंने इतना खुल के कभी नहीं बोला। इवन जब गोविंदा के रंगे हाथों पकड़े जाने की न्यूज़ेज़ आ रही थी, जब वो दिख रहा था कि वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं या वो किसी और में इंटरेस्टेड है, तब भी सुनीता जी ने जो है वो नहीं मुंह खोला, कभी भी कुछ नहीं बोला। और अब वो इतना खुल खुल के बात कर रही हैं, जहाँ पर वो गोविंदा को खुले आम शेड कर रही हैं, गोविंदा को जो है वो गंदे से गंदा दिखा रही है। या तो उनको लग गया कि भाई गोविंदा का अब बैक तो है नहीं, मतलब अब बॉलीवुड में उनकी एंट्री दिख नहीं रही दूर दूर तक। तो जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि चलो यार, अब इसी तरीके से जो है इसको निचोड़ा जाए, इसी तरीके से इनसे जो है वो अब व्यूज़ हासिल किए जाए। और ये एक तरीका है कि अब खुद जो है वो आप फेमस हो जाओ, क्योंकि अब गोविंदा अब इंडस्ट्री में तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है भाई, देखो ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन मैं ना कुछ बातों से सुनीता जी की एग्री नहीं कर पा रही हूँ। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल उसने भी यही कहा कि आपने कभी घर में बैठ के डिस्कशन की है। तो बिल्कुल लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही है कि घर में बैठ के डिस्कशन नहीं हुई है कि आप लोगों के दरमियान, कि आप लोगों को एक दूसरे को आकर टीवी पे बताना पड़ रहा है कि ये गलत है या गोविंदा जी गलत है, या गोविंदा जी को ये बोलना पड़ रहा है कि भाई तुम मुझसे बैठ के बात करो। मतलब क्या आप लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं होती? और फिर जब यही चीज़ मीडिया बोलेगी, यही चीज़ लोग बोलेंगे, तो ये थू थू करने के लिए आ जाएगी कि हाँ देखो तुम लोग तो जो है वो कितना झूठ बोलते हो। और यही चीज़ सुनीता जी चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगी अपनी हर एक पॉडकास्ट में कि उनका और गोविंदा का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म है। वो बोलती है मैं रोती नहीं हूँ, लेकिन वो अपने व्लॉग्स में अक्सर रोती हुई नजर आएंगी, गोविंदा जी को लेके ही वो रोती हुई नजर आएंगी। तो उसका मतलब है कि वो जो पॉडकास्ट में दिखा रही है वो फेक है कहीं ना कहीं, कि वो बोलती है मैं रोती नहीं हूँ, मैं इमोशनल नहीं होती। और एक सबसे बढ़कर इन्होंने एक चीज़ ना अभी ये नैरेटिव सेट करना शुरू किया है कि औरत को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। अब बच्चे जब बड़े हो गए हों और जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मतलब अलग हो जाए, मतलब थोड़ी सी एक होता है ना कि आप जिम्मेदारियों से, अब आपकी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ कम हो गई, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप अपने बच्चों की अब देखभाल देख रहे हो, अब आप उनके लिए ज़िंदगी, अब आपको उतना ज़्यादा, जैसे एक बच्चा छोटा होता है तो उसको जिस तरीके से पालना पोसना होता है, वो सारी जिम्मेदारियों से आप हट गए हो, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। अब देखो, अब मैं एवरेज इंसान की बात करूँगी, ज़रूरी नहीं है हर कोई इंसान इस एज में आकर भी इतना तंदुरुस्त हो। अक्सर हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के होने की वजह से आपके लिए अकेले निकलना तो पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर आप लोग ये चीज़ मानते हो कि एक ज़िंदगी की सटल एज आने के बाद अपनी ज़िंदगी जियो, तो वो तो मुझे नहीं लगता कि फिर तो 50-70% कोई औरत जी पाएगी। क्योंकि औरत जिस एज तक यहाँ पहुँचती है, यहाँ पर औरत की बात हो रही है तो इसलिए मैं औरत की टैग दे रही हूँ। औरत जब एक 50-60 साल की एज पर पहुंचती है, 50 साल भी समझ लो अगर वो एक एज पर गई है, तो 50 साल बाद मैंने बहुत कम औरतों को देखा है कि वो एक्टिव नजर आएंगी। भाई ये बॉलीवुड है तो बॉलीवुड में आपको एक्टिवनेस दिख जाएगी। अगर आप रियल लाइफ की, मतलब ऐश्वर्या राय की और मेरी अम्मी की एज सेम, लिटरली सेम है। हाँ, हम ये चीज़, मैं कोई ये फेकम फेक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर बहुत छोटी छोटी एजों में शादियाँ हो जाती हैं। मेरी अम्मी की और ऐश्वर्या राय की एज सेम है। अब तुम लोग कहोगे कि मैं किधर मिला रही हूँ, बट ये रियलिटी है। ऐश्वर्या राय और मेरी अम्मी सेम एज की हैं। लेकिन आप ऐश्वर्या राय को देखो, और कभी अगर मैंने अपनी अम्मी को दिखाया तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैं मानती हूँ और भी बहुत सारी औरतें होंगी, बट वो रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। उनको उस इंडस्ट्री में रहना है तो वो उस तरीके की रहती हैं, उस तरीके से अपने आप को बना ठना के रखती हैं। बट मेरी अम्मी उस एज में बिल्कुल ख़त्म है, मतलब क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक संघर्ष ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने बहुत कुछ फेस किया अपनी ज़िंदगियों में। तो जब वो आज इस एज पर आई हैं, जब वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से अब एक तरीके से मुक्त हैं, कि उनको नहीं है बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि उसमें 3 बच्चे शादीशुदा हैं, एक बीच वो भी छोटा है, बट इतना छोटा नहीं है कि वो अपने आप को ना संभाल सके, वो अपने आप को संभाल सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नहीं संभाल सकता, बट अब उनके पास वो जान नहीं बची तो कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें या वो अपने आप को एंजॉय कर सकें। इवन जब अगर अभी अम्मी और अब्बू कहीं जाते भी हैं अकेले घूमने, तो अम्मी की तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है कि सिर्फ वो बीमार है। आई नो बहुत सारी औरतें इस एज में भी ठीक होती होंगी, बट ये रियलिटी है। आपको ज़्यादातर औरतें
क्योंकि उन्होंने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया हुआ होता है अपनी ज़िंदगियों में, इतना कुछ देखा हुआ होता है, चाहे वो पीरियड्स के थ्रू हो, चाहे वो बच्चा पैदा करने के थ्रू, उनको पालने के थ्रू, मेंटली स्ट्रेस, कभी कुछ, कभी फाइनेंशियली, कभी कुछ। उसके बाद जब वो एक एज आती है 50-55 साल, जिसमें वो कह रही है कि अपनी ज़िंदगी फिर देखो, सब कुछ देखने के बाद, तो बड़ा औरत के पास बचता भी तो नहीं है कुछ। और हर औरत फाइनेंशियली इस एज में आकर स्टेबल भी नहीं होती है। अब सोचो, जिस एज ने 50 साल जिस लड़की ने सिर्फ घर को दिए हो, जिस औरत ने 50 साल बाद वो अब अपनी ज़िंदगी देखना चाहेगी, तो उसके पास तो फाइनेंशियली भी कुछ नहीं होगा। और एक औरत जो 50 सालों तक एक अपने हस्बैंड पर डिपेंड रही हो, वो इंडिपेंडेंट अचानक कैसे हो जाएगी? अब हर औरत के पास तो ये नहीं होगा ना कि वो पॉडकास्ट देना शुरू कर दें, वो व्लॉग बना ले, वो चैनल बनाकर इतनी जल्दी फेमस हो जाए। हर एक औरत नहीं हो सकती है। तो इसीलिए भाई, एज अ वुमेन, आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, अपना टाइम ज़रूर निकालो, कुछ घंटे अपने लिए जियो। उस वक्त का इंतज़ार ना करो कि पहले मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ख़त्म हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए वक्त निकालूंगी। ना 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 ना, बिल्कुल ना करो ऐसे काम। क्योंकि देखो, ये शायद बॉलीवुड के अंदर पॉसिबल हो सकता है, या कुछ परसेंटेज रियल लाइफ में भी पॉसिबल हो सकता है, बट ज़्यादातर आप अगर देखोगे तो एक औरत अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद उस काबिल नहीं बचती, जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि हम जो अपनी जवानी के अंदर स्ट्रेस ले रहे हैं, जितना हम बच्चों को जिस तरीके से पाल रहे हैं, एक नॉर्मल हाउसवाइफ की मैं बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी नहीं लगता जब मैं 55 साल तक पहुँचूंगी एज पर, तो मैं शायद इस काबिल बचूंगी। शायद मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, क्योंकि मैं एक चैनल रन कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट मैं हो सकती हूँ, पॉसिबल है। बट मे बी शायद मैं उस सिचुएशन में नहीं होंगी कि मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो मी टाइम में अभी निकाल सकती हूँ वो निकाल पाऊँगी इस तरीके से। पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल। क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ लगती है, ये नहीं कि मैं कोई स्ट्रांग नहीं हूँ ना, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हूँ, बट फिर भी उसके बाद मुझे ऐसी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि रियलिटी जो दिख रही होती है सामने, आप उसी पर ही रख कर बात करोगे ऑब्वियसली। और ये चीज़ वो हर एक पॉडकास्ट में जाके बोल रही है कि अब मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई तो मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ ना। ज़िम्मेदारी ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करो, उसी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ज़िंदगी को जियो। एक और बात जो उन्होंने कही कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है, मैंने सबसे पहले तो इतना सेक्रीफाइस किया है कि मैंने अपनी शादी 1-1.5 साल तक छुपा के रखी। इवन टीना हो गई तब तक मेरी शादी छुपी हुई थी। तो ये जो शादी छुपाने का डिसीजन था वो आप दोनों का था। तो अब उसमें आपका अकेले का संघर्ष कैसा? अगर आपने उस वक्त हामी भरी उस चीज़ को, क्योंकि आप भी तो गोविंदा के इसमें प्यार में पागल थी ना, आपको भी तो गोविंदा किसी भी हाल में चाहिए था। आपको भी तो ये देखना था ना कि गोविंदा चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही जो गोविंदा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे, ये शादी छुपाना ठीक था, नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक था। लेकिन आज आप जब सारा ब्लेम डाल रही हो, आप उस चीज़ को अपना संघर्ष बता रही हो, तो उस टाइम पे जो चीज़ आपने खुद खुशी खुशी एक्सेप्ट की, वो संघर्ष कैसा? आपको उस टाइम पर भले अकल देर में आ रही है, लेकिन उस टाइम पर वो संघर्ष नहीं था ना, वो आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था कि ठीक है, हम इस शादी को पब्लिकली नहीं लेकर आएंगे। और फिलहाल क्योंकि उस टाइम पर ऐसा ट्रेंड था कि जैसे ही शादीशुदा मर्द का पता चल जाता था तो उसकी फीमेल फॉलोइंग जो है वो बहुत कम हो जाती थी। अब तो खैर नहीं होता है, अब तो वो क्रेजीनेस आपको दिखेगी, चाहे वो मर्द शादीशुदा हो या ना हो। तो जो फीमेल उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो आपको दिखेगी। आप रणबीर कपूर देख लो, शादीशुदा होने के बाद भी कितनी क्रेजी किस्म की फ़ैन फॉलोइंग वो लड़कियों की लेके बैठा है। रणवीर सिंह देख लो भाई, और शाहिद कपूर देख लो, वो भी कितना ज़्यादा लड़कियों में फेवरेट है। तो ये सारे एक्टर्स जो है वो लड़कियों में फेवरेट है। पहले हीरोइन के लिए भी ये चीज़ होती थी, हीरोइन के लिए तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टैबू थी कि अगर पता चल जाए कि हीरोइन शादीशुदा है तो भाई उसका तो करियर ही पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता था, बिल्कुल ख़त्म, उसका करियर वैनिश हो जाता था। अब तो फिर भी कभी कभार दिख जाती हैं कोई शादीशुदा फीमेल्स भी स्टार्स दिखती हैं, तो ये अब दिखता है, पहले तो ये भी नहीं था। तो बिल्कुल वो जो आपने संघर्ष किया, ये वो जो आपने एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में एक आपके मुताबिक आपने वो सहा है, तो वो डिसीजन आप दोनों के अपने चॉइसेस पे थे। आपके पास चॉइस थी, आप मना भी कर सकती थी, लेकिन आपको खुद को इतना गोविंदा उस टाइम पर चाहिए था क्रेज़ बनकर, जो चीज़ उसने खुद ही गई हुई अपने ब्लॉग्स में, वो कितनी पागल रही है गोविंदा के पीछे, तो वो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली उस टाइम पर खुशी खुशी। तो आज जब आपकी आंखें खुल रही है तो अब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो लग रहा है कि गोविंदा की तरफ से थोपी गई हैं। तो ये चीज़, अब उस चीज़ को लेकर गोविंदा को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, गोविंदा जी की जो गलतियां हैं उस पर भी हम हाईलाइट करते रहते हैं, जो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आते रहते हैं, बिल्कुल गलत है। और एक और पॉइंट जहाँ पर उन्होंने कहा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो और उसके बाद तुम गलतियाँ करो, मतलब ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गलतियाँ होती है वो, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गलती करनी ही क्यों है। हाँ, तो बिल्कुल गलती करनी ही क्यों है। आपका ये थॉट क्यों है कि ना आपको जो ज़्यादा शिकायत है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करने की है। देखो भाई, जुम्मा 4 दिन से सुनीता जी जो हैं वो ये पॉडकास्टिंग और ये व्लॉगिंग में गई हैं। इससे पहले घर कैसे चल रहा था? इससे पहले जो आपकी ये जो एक अच्छी भली, इससे पहले भी मैंने इनके घर के ना कुछ टूर्स देखे हैं, जो कि एक अच्छा खासा घर है और उस घर को चलाने के लिए भी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट चाहिए, तो वो सब कहाँ से आ रही थी? आप तो अभी ये जुम्मा 4 दिन से पॉडकास्टिंग कर रही हो, जुम्मा 4 दिन से व्लॉगिंग कर रही हो, तो इससे पहले भी तो आपका घर चल रहा था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उठ रही थी।
लेकिन आपको अब मसला हो रहा है इन सारी चीज़ों से। मतलब जिन चीज़ों में गोविंदा गलत है उसका तो इल्ज़ाम गोविंदा को दिया जा रहा है, लेकिन जिन जिन रिश्तों में या जिन फैसलों में इनकी म्यूचुअल डिसीजन है, अब उसमें भी गोविंदा को ही गंदा किया जा रहा है, जो कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है देखने में। ठीक है, गोविंदा जी अपनी जगह पर काफ़ी गलत रहे हैं, उनके जो अफेयर्स की न्यूज़ आती हैं वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, चीटिंग कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती। मैं उस चीज़ को कभी नहीं कहूँगी कि चीटिंग जस्टिफाई है, बट लेकिन अगर आप उनके अब की पॉडकास्टें देखो आपको बहुत चेंज नज़र आएगा। उनकी पुरानी पॉडकास्टें मेरे सामने आ रही है जहाँ पर वो एक अलग है, और मैं मानती हूँ भाई लड़कियाँ कभी कभार कर जाती हैं कि पहले उनको रियलाइजेशन नहीं होती, उनको बहुत बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या चीज़ दी और वो वहाँ पर गलत थी, तो वो उस चीज़ को अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, बट वो पार्टनर के ऊपर गलतियों पे गलतियाँ। लेकिन ये चीज़ उस टाइम पर क्यों हो रही है जब बिल्कुल गोविंदा जी को हर तरफ से मतलब हाथ हटा लिए गए हैं, गोविंदा जी का करियर बिल्कुल ख़त्म है, वो अब शायद पैसों की भी कुछ इनकी तंगियाँ चल रही हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, तो ये सवाल तो देखो उनसे भी उठते हैं ना। डिसीजंस जो रहे हैं ज़िंदगी में आपके, वो आपके अपने रहे हैं। गोविंदा जी जितना माँ के करीब थे वो सबको पता है कि वो कितना माँ के करीब थे, वो कितना ज़्यादा अपनी फैमिली के पीछे रहे हैं वो भी सबको पता है। अब थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि जैसे उनको उस चीज़ से भी शिकायत होती है कि वो जो भांजे भतीजे जो, देखो एक औरत के लिए बिल्कुल ईजी नहीं होता है किसी और के बच्चे पालना या अपने हस्बैंड की इतनी बड़ी बुरी फैमिली को पालना, और उस चीज़ का एहसास उनको अब हो रहा है कि उन्होंने तो वो सारी ज़िंदगी उसी में दे दी, उन्होंने तो ज़िंदगी जी ही नहीं, तो जिसकी वजह से आज शायद उनका रिश्ता भी खतरे में है। क्योंकि गोविंदा जी ने एक सबसे बढ़कर बात, ये जो बात पूरी स्टार्ट हुई ना, जो क्लिप भी मैंने आपके साथ ऐड की है, उसने पूछा कि जो उसका ट्विंकल खन्ना का और जो काजोल का शो आ रहा है उसमें गोविंदा जी गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं सुनीता जी को माफ़ कर देता हूँ, वो बच्ची है, वो बच्ची जैसी है, वो कुछ भी बोल देती है। क्योंकि सुनीता जी जाहिर सी बात है जिस तरीके की पॉडकास्टें दे रही हैं, जिस तरीके की वो बातें कर रही हैं, तो लोग पूछेंगे तो सही ना, क्योंकि गोविंदा की उसमें बुराई है, तो गोविंदा जी से पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपको बुरा फील नहीं होता, क्या आपको ये चीज़ सारी फील नहीं होती, तो उन्होंने ये चीज़ एक तरीके से कवर अप ही किया कि मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, बच्ची समझ के मैं उसको बोल छोड़ देता हूँ कि वो कुछ भी बोल रही है। तो उस वो जो पूरा का पूरा इंटरव्यू भी हुआ ना, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये कुछ मिली भगत है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ये चीज़ फील हो रही है कि आप लोगों को भी फील हुई है कि मिली भगत है, क्योंकि व्लॉगिंग से जो पैसा जा रहा है वो एक ही घर में जाएगा। अब लोग ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्मली भी गोविंदा जी व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते थे, बट लेकिन नॉर्मली शायद उनको व्लॉगिंग, उनके लिए एक व्लॉगिंग, बहुत सारे मैंने सेलिब्रिटीज़ देखे जिनके लिए व्लॉगिंग ना एक बहुत गंदा तरीके से देखा जा सकता है कि यार हम व्लॉगिंग करेंगे, मतलब वो अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं, वो अपने आप को बॉलीवुड का स्टार मानते हैं। जैसे हमने फरहाना का जो देखा है जिस तरीके का एटीट्यूड, कि उसको टीवी बहुत अजीब लगता है, इस तरीके से बहुत सारे लोगों को यूट्यूब भी अजीब लगता है जो अपने आप को सेलिब्रिटी मान रहे थे कि यार हम यूट्यूब करेंगे। ये यूट्यूब क्या चीज़ है, भले यूट्यूब में कभी कभार टीवी और फिल्मों से ज़्यादा पैसा निकल रहा हो, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगेगा कि यार हम टीवी का, हम यूट्यूब करेंगे, मतलब ये तो हमारी उससे मतलब लेवल का नहीं है यूट्यूब। तो शायद मे बी वो गोविंदा जी का वो थोड़ा सा माइंडसेट हो उस टाइप का, तो इस वजह से फिर इस दोनों को मिली भगत भी मुझे तो ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, क्योंकि इतने खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू और उसके बाद साथ में अपेयरेंस देते हैं, साथ में जो है एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम एक दूसरे को कोई अलग नहीं कर सकता, हमें तो जो है वो भगवान भी अलग नहीं कर सकते, इस तरीके के स्टेटमेंट पास किए जाते हैं। तो ये सब क्या है बेन, हमको भी कुछ समझाओ। मतलब पॉडकास्ट देखो तो वो एक अलग ही लेवल पे जा रही है, तो ये चीज़ देखो तो वो एक अलग ही लेवल पे जा रही होती है। रियलिटी कौन सी है पहले कोई ये दसो मैंने। अच्छा, इन्होंने एक और बात ये कही कि मेरी ना कभी लड़कियां दोस्त नहीं रही हैं क्योंकि मुझे गॉसिपिंग पसंद नहीं है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आपका बॉन्ड, आपके लड़कियां दोस्त रहे, लड़के दोस्त रहे, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन फिर आप ये क्यों डिफेम कर रही हो कह के कि लड़कियां मुझे, मैंने इसलिए दोस्तियां नहीं क्योंकि वो सिर्फ गॉसिपिंग करती हैं। आपकी अगर लड़कियों से नहीं बन रही तो उसका मतलब जितनी भी लड़कियां हैं वो सिर्फ इसलिए आपस में दोस्तियां करती हैं क्योंकि वो गॉसिप्स करती हैं। ठीक है, गॉसिप्स मर्द भी तो करते हैं यार, मर्द कब नहीं करते। मुझे ये नहीं समझ में आता कि गॉसिप का टैग जो है वो लड़कियों को क्यों दे दिया गया कि लड़कियां सिर्फ गॉसिप्स करती है। और ये भी जो आप पॉडकास्टिंग वगैरह भी कर रहे हो, इसको क्या नाम देंगे, उसको हम किस चीज़ का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये गॉसिप्स नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर डिस्कशन किया जाता है इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग, जो कि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। जब से ये काजोल के शो में डिस्कस हुआ है, काजोल और ट्विंकल के, तब से ये चीज़ सब तकरीबन लोग अपने पॉडकास्टिंग के अंदर जिक्र कर रहे हैं कि इमोशनल चीटिंग जो है वो ज़्यादा पेनफुल होता है या फिजिकल चीटिंग। तो जहाँ पर वो सबसे पहले रिप्लाई करती है इमोशनल चीटिंग, बाद में वो उस चीज़ को जाके कवर अप करती हैं, बट लोगों के हिसाब से इमोशनल चीटिंग ज़्यादा है, फिजिकल चीटिंग मायने नहीं रखता। अब फिजिकल चीटिंग मतलब आप किसी के साथ भी सो लो, वो ओके है, मतलब वो एक्सेप्टेंस उसमें हो सकती है, बट इमोशनल चीटिंग, भाई चीटिंग तो चीटिंग ही होती है ना, इमोशनल कैसे।
यानी अगर आप किसी को आई लव यू बोल के सो रहे हो तो वो चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करेगी, और अगर आप किसी को बोलोगे मैं तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड सो रहा हूँ, तो वो चीज़ बीवी को हर्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? चीटिंग तो चीटिंग ही है ना, चाहे इमोशनली हो, चाहे सिर्फ बातों से हो, किसी भी चीज़ से हो, चीटिंग तो चीटिंग ही है। कोई इंसान जस्ट आंखों से भी अगर चीट कर रहा है अपनी बीवी को लेकर, तो वो भी उस चीज़ को हर्ट करेगा। चीटिंग तो चीटिंग ही है। यहाँ पर आप चीटिंग का कोई पैरामीटर सेट नहीं कर सकते कि इमोशनल चीटिंग ज़्यादा हर्ट करती है कि फिजिकल चीटिंग। मेरे हिसाब से तो दोनों चीटिंग्स ही आपको बहुत ज़्यादा तोड़ती हैं, दोनों ही चीटिंग आपको बहुत ज़्यादा। और फिजिकल तो शायद अगर आप देख लो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ सोता देखकर, तो आप तो कुछ, मुझे लगता है पूरा हिल जाओगे। मतलब आप तो एक टाइम को हिल ही जाओगे कि आप ये कैसे। मुझे जैसे कुछ लोगों का ये कहना है, मैंने जब कुछ लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि शायद अगर हम अपने हस्बैंड को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैंने बात करते हुए, सिर्फ फ़ोन पर बात करते हुए, आई लव यू देखते हुए पकड़ लें, और एक तरफ हम अपने हस्बैंड को किसी के साथ सोते हुए पकड़ लें, चाहे वो उसके साथ उसकी कोई अट्रैक्शन हो ना हो, लेकिन हमें जो चीज़ तोड़ेगी वो चीज़ उसका किसी और के साथ सोना तोड़ेगी। बनस्बत वो किसी और के साथ इमोशनली अटैच है, या वो किसी और को आई लव यू कह रहा है, क्योंकि हमें ये रियलाइज़ होगा कि यार वो सोया नहीं है किसी के साथ। तो ये बहुत सारी औरतों के भी थॉट्स है, बट दोनों ही चीज़ें उतनी ही गलत हैं। चीटिंग शब्द ही गलत है, चाहे आप किसी को मैसेज पर आई लव यू बोलो, कॉल पर आई लव यू बोलो, या आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट फील करो, और वही चीज़ आप किसी के साथ फिजिकली करो, दोनों ही गलत है। कनेक्शन एक होता है ना कि जो एक होता है फ्रेंडशिप, ठीक है फ्रेंडशिप समझ में आ रही है, लड़का लड़की दोस्त हैं वो समझ में आ रहा है, बट जहाँ फ्रेंडशिप से आगे बात जा रही है वो टोटली रॉन्ग है। फिर वो फिजिकली इमोशनली कुछ नहीं, फिर वो चीटिंग चीटिंग है, और वो दोनों ही गलत है। तो उस चीज़ पर कहना कि इमोशनल चीटिंग, भाई इमोशनली क्यों हर्ट करेगा ज़्यादा? आप मतलब इमोशनली आपको ज़्यादा हर्ट करेगा ना, आपको माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होगा बनस्बत आप उसको किसी के साथ सोता हुआ देख लोगे। और ये फिर कुछ लोगों का कहना है कि जब आप ज़िंदगी के इतने साल गुजार लोगे अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर आपको ये चीज़ राइट लगेगी। नहीं, ये चीज़ राइट आपको किसी भी एज में नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, फिर उनको उसके बाद सेल्फ रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ शायद गलत बोल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों ही नहीं करना चाहिए, चाहे फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो। हाँ बिल्कुल, दोनों चीटिंग्स नहीं करनी चाहिए, दोनों ही गलत है, और दोनों ही नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक के अंदर कोई अगर मगर का चांसेस मिलना ही नहीं चाहिए, चीटिंग में तो मिलना ही नहीं चाहिए। फिर इसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जिसका मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात के साथ क्या ताल्लुक था। कि मेरी माँ ने ना मुझे एक गांठ बांध के चीज़ दी थी कि तुम यहाँ से जा रही हो, लव मैरिज करी हो, अब वहाँ तुम्हारे उस घर से अर्थी उठनी चाहिए। ये बहुत सारे माँ बाप के ना पॉइंट होते हैं अपनी बेटियों को, कि हम जो है वो तुम्हें यहाँ से भेज रहे हैं, वहाँ अब तुम्हारी वहाँ से तुम्हारी अब अर्थी आनी चाहिए, यानी तुम वहाँ से रिटर्न ऐसे नहीं आनी चाहिए। और इस चक्रों में देखो, ये तो इनका बॉलीवुड वालों का तो मेरे थोड़ा सा समझ नहीं पड़ती, मेरे पल्ले नहीं पड़ती है, लेकिन मैं रियल लाइफ पर बात करूँगी। भाई ये बहुत सारी लड़कियों के लिए ये जो लाइन है ना, ये बहुत अजाब बन भी गई है, जिसकी वजह से सिर्फ वाकई लिटरली उनकी अर्थी ही वापसी आती है। उनके माँ बाप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते, और वो उन चक्करों में सब कुछ सहती जाती हैं। क्यों भाई? अगर एक इंसान, अगर एक पार्टनर गलत निकल कर आया, मुझे लगता है उसके बदौलत जो है वो जो एक लाइन है ना, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसको मैं खुद भी मानती हूँ, कि जब आप अपनी बेटी विदा करो ना, तो ये बोलते हुए विदा करो कि मैं शादी जो है वो उसको इंसान समझ के कर रहा हूँ। अगर वो जानवर निकल आए तो बेटा वापसी आ जाना, मत सोचना ये। बिल्कुल, अगर वो जानवर निकल आए, बिल्कुल अपने बच्चियों को आप सलाह दो, घर तोड़ने की सलाह कोई भी माँ बाप नहीं देना चाहेगा, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना कि सिर्फ अर्थी वापसी आनी चाहिए, नहीं भाई। इन अर्थीयों के चक्करों में वाकई बहुत सारी लड़कियों की सिर्फ अर्थियाँ ही वापसी आती हैं, वो लड़कियाँ रिटर्न नहीं आती हैं, ये सच्चाई है। तो ये आप लोगों की ज़िंदगियाँ पता नहीं क्यों इतनी मुख्तलिफ है, शायद बॉलीवुड इन सब चीज़ों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। भाई आपके पास चांस है, आपके पास आपकी ज़िंदगी गुजारने का चांस, आपको मौका मिल गया, इंडिपेंडेंट आपको मिल गया, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। हर लड़की नहीं हो पाती है, हर लड़की बहुत डिफरेंट ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो ये थॉट्स मुझे नहीं समझ में आते, और ये थॉट्स होने भी नहीं चाहिए। एज अ बेटी के पेरेंट्स, एज अ मतलब डॉटर पेरेंट, मैं कभी भी इस चीज़ को प्रमोट कभी नहीं करूँगी। मेरे पास दो बेटियां हैं, मैं कभी उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि भाई तुम जो है यहाँ से जा रही हो अगले घर, तो तुम वहाँ से अब तुम्हारी अर्थी वापसी आनी चाहिए, तुम्हारा जनाजा ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। मैं उनको ये वाली लाइन बोल के भेजूंगी कि देखो भाई, मैं इंसान देख के देख रही हूँ, अगर वो जानवर निकला है, वापसी का रास्ता है तुम्हारे पास। बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज़ हर रिश्ते में होते हैं, अंडरस्टैंड हर रिश्ते को करना चाहिए आपको, बट लेकिन ये वाली सोच तो सॉरी बट ये कोई एक्सेप्टेबल सोच नहीं है, और ना ये होनी चाहिए।
अर्थी वाली है ये। भाई आपके पास चांस है, देखो आप इतनी सालों बाद भी आपने अपनी ज़िंदगी का यू टर्न ले लिया, लेकिन हर लड़की नहीं रहती, उसके पास क्या ही चांस बचेगा। वो ये सब कुछ और बर्दाश्त करना ही क्यों है। चीटिंग और अब्यूसिंग तो मुझे नहीं लगता कि वो बर्दाश्त करने के लिए बनी है। चीटिंग और अब्यूज़ दो चीज़ें ऐसी हैं जो बर्दाश्त नहीं, बाकी आप बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, अंडरस्टैंड हो सकते हो जाता है। अब्यूसिंग के बाद भी मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, चीटिंग के बाद भी बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि वो एक कंफर्ट में हो जाती हैं, दोबारा कंफर्ट अपने आप को बना लेती हैं। लेकिन सॉरी, जहाँ पर आपकी ये जान का खतरा हो और इस तरीके से अर्थियों वाला, ये सिर्फ बोलने तक चीज़ें, मुझे तो ये चीज़ बोलने में भी समझ नहीं आ रही होती है। बट सॉरी, ये वाली सोच मुझे पहले देखो माँ बाप देते थे ये सोच, वो क्या सोच के देते थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब के माँ बापों में ये चेंज है और ये चेंज होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से तलाक का रेशियो बढ़ा है, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अगर तलाक का रेशियो बढ़ा है तो ये भी तो देखो ना, अब आजकल के दौर में डिप्रेशन, ये सुसाइडल थॉट्स, ये सब कितना ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये सब हो भी रहा है। पहले की औरतें ना ये सारी चीज़ें नहीं करती थी इतनी करके, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में यही दिमाग में बैठा रहता था, हाँ यार ये जो भी हमारी ज़िंदगी यही है। लेकिन अब की लड़की जब आसपास सोशल मीडिया पर बहुत कुछ अलग देख रही है, जहाँ पर वो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगियों से, अपनी ज़िंदगी को मवाजना कर पा रही है, तो वो डिप्रेशन में वो जा रही है। तो फिर उसको, जब माशरा चेंज हुआ है आसपास का, जब सोसाइटी आसपास की चेंज हुई है, तो फिर आसपास के माँ बाप की सोच भी चेंज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीटिंग के ऊपर बात की है कि हाँ बिल्कुल चीटिंग नहीं होनी चाहिए, इमोशनली फिजिकली नहीं होनी चाहिए। और देखो उनके इंटरव्यूज़ देखने के बाद, काफ़ी कुछ देखने के बाद ये फील होता है कि वो काफ़ी ब्रोकन है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, जिसके बाद अब उनको वो सेक्रीफाइसेस के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना पछतावा भी है कि उन्होंने क्यों किए हैं वो सेक्रीफाइसेस। उनको कहीं ना कहीं ये रिग्रेट है कि गोविंदा के लिए वो जितना ज़्यादा पागल रही हैं वो गलत रही हैं। वो रिग्रेट उनकी बातों से फील होता है, वो चीज़ फील होती है। अब देखो इतने सारे पॉडकास्ट के बाद ना मुझे कभी कभार अब ये भी फील होता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग करियर के लिए भी किया जा रहा है। एक तरीके से इंडस्ट्री में वापसी, इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए, वापसी नहीं, इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए किया जा रहा है। ये सब कुछ हो सकता है। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी देना। देखो मैं सुनीता जी को गलत नहीं बोलती कि वो गलत है या उन्होंने नहीं सहा है, बिल्कुल उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही हैं और वो देखा है, वो हमने किया है फील कि हाँ। लेकिन अब वो जो जिस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे कर रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सवालात उठते हैं हमारे उनको देखकर भी, क्योंकि रिसेंट पॉडकास्ट है उन्हीं की ही है, भरपूर किस्म की है। और इसके बाद गोविंदा जी का भी एक बयान आया है जहाँ पर गोविंदा जी माफ़ी मांग रहे हैं पंडित जी से कि यार जो भी मेरी बीवी ने बोले हैं इस तरीके के लफ्ज़ वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको 2-2 लाख रुपए ले करके उनकी पंडित जो है वो पूजा करते हैं, जिसको काफ़ी डिसरिस्पेक्ट लगा है ये लोगों को कि ये पंडित जी की जो है वो उन्होंने बदनामी की है, गलत कहा है। पूजाएँ होती हैं, हवन होते हैं इस तरीके से, ये कोई पहले इंसान नहीं है जो गोविंदा कर रहा है। तो खैर इस चीज़ का लेकर भी एक मुद्दा बना है और उस चीज़ पर जो है वो पब्लिकली आकर जो है गोविंदा जी ने माफ़ी भी मांगी है पंडित जी से और सबसे। तो आप लोग को भी इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।